हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीजी के पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड्स, एमपीजी के हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स और एमपीपीएससी मेंस की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सुनिए। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के टॉपिक में पशुधन। मध्य प्रदेश का टॉपिक जिसमें पशुधन एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारी आने वाली प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में पशुधन। अब यहाँ पर देखिए, हम मध्य प्रदेश में पशुधन में कौन कौन से पशुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे मध्य प्रदेश, जैसे आप इधर पिक्चर में देख रहे हैं, जैसे गाय है, भैंस है, इसके बाद बकरी है, मुर्गा है, मुर्गी है, इनके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हम मध्य प्रदेश में पशुधन के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे तो इसमें पहला होगा कि मध्य प्रदेश में पशुओं की प्रमुख प्रजातियां। तो मध्य प्रदेश में पशुओं की प्रजातियां कौन कौन सी हैं ये आपको बताई जाएगी। फिर इसके बाद में मध्य प्रदेश में पशु गणना 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में पशुओं की संख्या कितनी है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पशुओं के प्रजनन केंद्र बने हुए हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम पशु से संबंधित रोग, हमारे मध्य प्रदेश में जो गाय है, भैंस है, बकरी है, इनसे संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं इसमें आपको हम बताएंगे। इसके बाद फिर अगला होगा पशु संबंधित योजनाएं। तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए, पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, तो ये हम आपको इस टॉपिक में बताएंगे। चलिए, तो आइए इसमें शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में पशुधन, और मध्य प्रदेश में पशुधन में कौन कौन सी प्रजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो इसमें हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले कि मध्य प्रदेश में पशुओं की प्रजातियां। तो पशुओं की प्रजातियों में सबसे पहले पशु हम शुरू कर रहे हैं गाय को। ठीक है, अब हमारे मध्य प्रदेश में गाय की कौन कौन सी प्रजातियां हैं ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसकी कुछ प्रजातियां देखिए। पहली है मालवी, दूसरी प्रजाति है साहिवाल, और तीसरी है थारपारकर, चौथी है दहाड़ पारकर, फिर गिर, जर्सी और निमाड़ी। ये इतनी प्रजातियां गाय की हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में निमाड़ी गाय। अब देखो, निमाड़ी गाय हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, निमाड़ क्षेत्र में। और निमाड़ किसको कहा जाता है, खंडवा को, खरगोन को, बुरहानपुर को। ठीक है, इसके बाद में अपने खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहा जाता है और खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहते हैं। तो खंडवा में, खरगोन में ये गाय पाई जाती है, ध्यान रखना, ये निमाड़ी गाय। और इसी निमाड़ी गाय को निमाड़ की रानी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए मध्य प्रदेश में निमाड़ की रानी कौन सी गाय को कहा जाता है। तो ये निमाड़ी गाय को कहा जाता है। और यहाँ पर पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये निमाड़ी गाय की ही पिक्चर है। ठीक है, इसके बाद फिर इधर दूसरी गाय है मालवी गाय। तो मालवी गाय कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स, तो मालवी गाय हमारे मालवा में पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं कि हमारे मालवा में पाई जाती है। तो मालवा में कौन कौन से जिले हैं, तो इसमें आपको पहले ही बताया जा चुका है कि हमारे मध्य प्रदेश में मालवा में बहुत सारे जिले हैं, जैसे इंदौर है, उज्जैन है, देवास है, रतलाम है, ठीक है, आदि जिले। तो इन जिलों में यहाँ पर ये मालवी गाय पाई जाती है और इसी मालवी गाय को मालवा की रानी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि मालवा की रानी कौन से गाय को कहा जाता है, तो ये मालवी गाय को कहा जाता है। तो आप यहाँ पर ये जो पिक्चर देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, ये मालवी गाय की फोटो है फ्रेंड्स। तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे अगला आता है भैंस। तो मध्य प्रदेश में भैंस की प्रजातियां कौन कौन सी हैं, तो मध्य प्रदेश में भैंस की प्रजातियां देखिए। इसमें पहली ये बंधवारी और मुर्रा, भदावरी और महसाना, ये भैंस की प्रजातियां हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद फिर यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं, आप ये जो फोटो देख रहे हैं, ये कौन सी भैंस की फोटो फ्रेंड्स, तो ये मुर्रा भैंस की फोटो है ना। तो आप इसको याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए भदावरी किस पशु की प्रजाति होती है, ये पूछा जा चुका है। तो ये भैंस की प्रजाति है, ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगली आ जाती है बकरी। अब बकरी की प्रजातियां कौन कौन सी हमारे मध्य प्रदेश में, तो हमारे मध्य प्रदेश में बकरी की प्रजातियों में सबसे पहली और महत्वपूर्ण प्रजाति है जमुनापारी। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जमुनापारी किसकी प्रजाति है, तो ये बकरी की प्रजाति है। इसके बाद फिर दूसरी सिरोही, फिर बीतल और बारबरी।
ये इतनी प्रजातियां हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इसमें फोटो में कि ये जो बकरी की फोटो आपको दिख रही है, तो ये बकरी की पिक्चर है और ये कौन सी बकरी है, ये सिरोही बकरी है। ठीक है, आप इसको याद रखना। फिर इसके बाद में इधर ये कौन सी बकरी है, ये जमुनापारी है। ये जमुनापारी बकरी की पिक्चर है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो ये जमुनापारी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पशु आ जाता है सुअर। ठीक है, अब सुअर भी ध्यान रखना पाले जाते हैं। तो कुछ तो जंगली सुअर होते हैं, कुछ शहरों में ऐसे घूमते रहते हैं, और कुछ सुअर पाले जाते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में सुअर की प्रजातियां कौन कौन सी है, तो पहली है व्हाइट यॉर्कशायर और नखराह, ये सुअरों की प्रजाति होती है। तो यहाँ पर आप जो फोटो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये कौन सा सुअर है, ये व्हाइट यॉर्कशायर है। इसको याद रखना, इस सुअर को पाला जाता है और फिर इसको बेचा जाता है, ध्यान रखना। तो जो इस सुअर को पालने वाले होते हैं, तो जो सुअर पालक होते हैं वो इसको पालते हैं और पालने के बाद में इसको बेचते हैं, जिनसे उनको आय प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला जाता है मुर्गी या मुर्गा। तो हमारे मध्य प्रदेश में मुर्गे मुर्गी की प्रजातियां कौन कौन सी है, तो हमारे मध्य प्रदेश में जो देसी मुर्गे मुर्गी हैं, इनकी प्रजातियों में पहला है श्यामा और दूसरा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कड़कनाथ, जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए कड़कनाथ क्या है, हमारे एमपीपीएससी में ही पूछा है फ्रेंड्स। तो कड़कनाथ मुर्गे की प्रजाति ध्यान रखना, जो हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, ये हमारे मध्य प्रदेश में झाबुआ में पाया जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद फिर आता है निर्भीक। इसके बाद फिर कुछ विदेशी मुर्गों की नस्ल हमारे मध्य प्रदेश में है, जिसमें व्हाइट लेग, हार्न, रोड आइलैंड और इसके बाद असील, ये विदेशी मुर्गे मुर्गी की प्रजाति हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है फ्रेंड्स। तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। तो एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का गौरव किसको कहते हैं, तो मध्य प्रदेश का गौरव ये कड़कनाथ को कहा जाता है। ठीक है, और इसी कड़कनाथ मुर्गे को 2018 में जीआई टैग दिया गया फ्रेंड्स। ये जीआई टैग क्या है, तो जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक, इसको हिंदी में कहा जाता है। फिर इसका मतलब क्या हुआ, तो जिस क्षेत्र में भी कोई भी चीज प्रसिद्ध होती है, कोई भी वस्तु प्रसिद्ध होती है, तो उसके लिए यह जीआई टैग दिया जाता है। तो ऐसे हमारे मध्य प्रदेश में ध्यान रखना, ये जो कड़कनाथ मुर्गा है, आप देखिए यहाँ पर फोटो, ये कड़कनाथ मुर्गे की फोटो है। तो ये कड़कनाथ मुर्गा हमारे मध्य प्रदेश तो क्या पूरे भारत में फेमस है। इसका मांस काला होता है, इसका खून भी काला होता है, इसकी हड्डियां भी काली होती हैं। ठीक है, और ये विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से भरपूर इसका मांस होता है, तो इसलिए इसको ज्यादा खाया जाता है लोगों के द्वारा। तो ये पूरे अपने भारत में और हमारे मध्य प्रदेश में भी प्रसिद्ध है। तो एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड्स कि कड़कनाथ क्या है, तो ये कड़कनाथ मुर्गा है, जो हमारे मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मिलता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मांस की प्रजाति वाला एक मुर्गा है, जिसका नाम है असील। तो ध्यान रखना, ये असील मुर्गे से मांस ज्यादा प्राप्त होता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली बात तो ये कि असील है क्या, तो आपको याद रखना है असील क्या है, एक मुर्गा है। ठीक है, और सर्वाधिक मांस वाला मुर्गा होता है, इससे सबसे ज्यादा मांस प्राप्त होता है अन्य मुर्गों की तुलना में। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है पशु गणना। अब मध्य प्रदेश 2019 में पशु गणना होती है, तो जैसे इंसानों की गणना होती है, ऐसे ही पशुओं की गणना भी की जाती है। तो ये हमारी मध्य प्रदेश सरकार क्यों करवाती है पशु गणना, तो इसलिए करवाई जाती है ताकि पता तो हो कि हमारे मध्य प्रदेश में कितनी भैंस है, कितनी गाय है। ठीक है, पिछली गणना के तुलना में इस बार कितने पशु बढ़े हैं या घटे हैं, तो इसलिए पशु गणना की जाती है। क्यों की जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए अगर दूध नहीं मिलेगा तो इंसान कमजोर होता जाएगा, इसके अलावा और कई शारीरिक कमियां हो सकती है। तो इसलिए क्या होता है कि पशुओं को पालना भी जरूरी है ना। तो पशुओं को पालना है तो फिर अपने को पता कैसे चलेगा कि किधर पशु कम है, किधर ज्यादा है, तो ये सरकार इसके लिए गणना करवाती है। अगर पशु कम हुई है तो सरकार उनके लिए फिर योजना चलाएगी, सुधार के लिए कुछ कार्य करेगी सरकार। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में पशु गणना 2019 के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश में 40.69 मिलियन पशु थे 2019 की गणना के अनुसार। ठीक है, इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में 2019 की पशु गणना के अनुसार
हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु कौन सा पाया जाता है फ्रेंड्स? तो सर्वाधिक पशु पाया जाता है गाय। इसको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए हमारे मध्य प्रदेश में या हमारे मध्य प्रदेश में पशु गणना 2019 के अनुसार सर्वाधिक पशु कौन सा पाया जाता है? तो यह है गाय। तो इसलिए यहाँ पर देखिए कि मध्य प्रदेश में पशुओं में पहला है स्थान गाय का। तो हमारे मध्य प्रदेश में गायों की संख्या कितनी है? तो गायों की संख्या है 18.7 मिलियन। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश में पशु गणना 2019 के अनुसार गायों की संख्या कितनी है, तो 18.7 मिलियन आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इसके बाद फिर दूसरा आता है बकरी का स्थान। बकरी की संख्या हमारे मध्य प्रदेश में कितनी है? तो 11.6 मिलियन। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। ठीक है। इसके बाद फिर भैंस की संख्या हमारे मध्य प्रदेश में कितनी है? 10.3 मिलियन। इसके बाद फिर अगला आता है घोड़ा। तो घोड़ों की संख्या कितनी है? 0.13 लाख मिलियन, सॉरी मिलियन नहीं है, लाख है सिर्फ। ठीक है। इसके बाद फिर अगला जाता है खच्चर। खच्चर की संख्या कितनी है? 0.03 लाख। इसके बाद फिर गधा की संख्या कितनी है? 0.08 लाख। अब आप यहां पर कंफ्यूज मत होना कि गधा, घोड़ा, खच्चर क्या है। तो घोड़ा तो आप लोग जानते हैं, इसके बाद गधा भी जानते हैं, फिर खच्चर का क्या मामला है? तो खच्चर, घोड़ा और गधा दोनों की संकर प्रजाति है खच्चर। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कभी आप। इसके बाद फिर आगे देखिए, अगला जाता है मध्य प्रदेश में पशु प्रजनन केंद्र। अब ये प्रजनन केंद्र क्यों बनाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो पशुओं की उन्नत नस्लों को बढ़ावा देने के लिए ये प्रजनन केंद्र जगह जगह हमारे मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में कौन कौन से पशु प्रजनन केंद्र हैं। तो पहला देखिए इसमें गाय और भैंस के लिए प्रजनन केंद्र। तो गाय और भैंस के लिए प्रजनन केंद्र हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर है? तो इसमें पहला देखिए मिनोरा। तो मिनोरा किस जिले में आता है फ्रेंड्स? तो ये आता है टीकमगढ़ जिले में। तो यहाँ पर गाय और भैंस का प्रजनन केंद्र है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में गाय भैंस का प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो आपको याद रखना होगा मिनोरा। या यूं पूछ सकता है कि मिनोरा में कौन से पशुओं का प्रजनन केंद्र है? तो यह है गाय और भैंस का। ठीक है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है रतौना। तो रतौना में भी गाय और भैंस का प्रजनन केंद्र है। तो रतौना किस जिले में आता है? ये सागर जिले में आता है, इसको याद रखना। इसके बाद फिर अगला आता है भदभदा। ये भदभदा कहाँ पर आता है? भोपाल में आता है फ्रेंड्स, याद रखना। यहाँ पर भी गाय और भैंस का प्रजनन केंद्र है। इसके बाद फिर अगला आता है इमली खेड़ा। इमली खेड़ा कहाँ पर आता है? छिंदवाड़ा जिले में आता है। रोडिया, ये किस जिले में आता है? खरगोन जिले में आता है। इसके बाद है गढ़ी। गढ़ी किस जिले में आता है? बालाघाट जिले में आता है। फिर जबलपुर और आगरमालवा, इन जिलों में ये गाय और भैंस के प्रजनन केंद्र स्थापित मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए हैं। तो इसमें आप लोग याद रखना। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से किस जिले में गाय भैंस का प्रजनन केंद्र है, तो आपको उन जिले के नाम याद रखना है। इसके बाद फिर अगला जाता है भेड़ प्रजनन केंद्र। अब मध्य प्रदेश में भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ पर है? तो पहला जाता है शिवपुरी। इसके बाद फिर दूसरा आता है मंदसौर और तीसरा आता है मिनोरा। तो मिनोरा किस जिले में आता है? टीकमगढ़ में। अभी आपको हमने बताया है कि इसी मिनोरा में गाय और भैंस के प्रजनन केंद्र भी है फ्रेंड्स। तो याद रखना दोनों प्रजनन केंद्र मिनोरा में कौन कौन से? एक तो भेड़ प्रजनन केंद्र भी है और दूसरा इधर ये गाय भैंस प्रजनन केंद्र भी है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद फिर पड़ोरा। पड़ोरा किस जिले में आता है? ये छिंदवाड़ा जिले में आता है। तो इन स्थानों में, इन जिलों में ये भेड़ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो आप इनको याद रखिएगा। इसके बाद फिर अगला जाता है मुर्गी प्रजनन केंद्र। अब मुर्गी प्रजनन केंद्र हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में रीवा में, गुना में, झाबुआ में और शहडोल में, भोपाल में, ग्वालियर में। इसके बाद इमलीखेड़ा, छिंदवाड़ा और इसके बाद फिर इमलिया, कटनी। इन जिलों में हमारे मध्य प्रदेश में मुर्गी की उन्नत नस्ल को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये मुर्गी प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में मुर्गी प्रजनन केंद्र स्थापित है, तो आपको इन जिले के नाम याद रखना है। ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा है कि मध्य प्रदेश में गाय भैंस के प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ पर हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको याद रखिएगा।
आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। अगला है पशु उत्पाद। तो पशु उत्पाद में फ्रेंड्स क्या क्या जाएगा? तो पशु उत्पाद में जैसे मांस है, दूध है, अंडा है, मछली है, ये सब पशु उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। फिर हम इसमें देखेंगे कि इनके उत्पादन में प्रथम स्थान किस जिले का है हमारे मध्य प्रदेश में। तो देखिए इसमें पशु उत्पाद में पहला अंडा। अंडा के उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान कौन सा जिला रखता है? तो इसका ध्यान रखना आपको, जबलपुर। दूसरा है दूध। दूध के उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? यह है मुरैना। ये एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा भी गया है फ्रेंड्स कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो इसको आप याद रखना, मुरैना को। इसके बाद फिर मछली। तो मछली का उत्पादन करने वाला जिला जबलपुर प्रथम स्थान रखता है। दूसरा है मांस। तो मांस के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? भोपाल का। इसके बाद फिर अगला है ऊन। ऊन का उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? शिवपुरी का। इसके बाद फिर हमारे मध्य प्रदेश में जैसे कड़कनाथ मुर्गा पाया जाता है, ऐसे ही कर्नाटक में एक मुर्गा पाया जाता है जिसका नाम है स्वर्णनाथ। तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर हमारे मध्य प्रदेश में गौ एम्बुलेंस सेवा 2020 से शुरू की गई है और यह गौ एम्बुलेंस सेवा हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में शुरू की गई है और यह खरगोन जिला हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम जिला है जहां पर गौ एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड? तो जैसे आपने देखा होगा कि मनुष्यों के लिए एम्बुलेंस चलती है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई ज़्यादा सीरियस बीमार है या और कोई प्रॉब्लम है, उसको तुरंत एम्बुलेंस लेने आती है कि नहीं आती है? तो ऐसे मान लीजिए कि गाँव की गाय की तबीयत खराब है या और कोई उसको बीमारी है तो उसको एम्बुलेंस लेने आएगी तुरंत। ठीक है, तो ये ऐसा मध्य प्रदेश का पहला जिला है खरगोन जहां पर ये गौ एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। तो कब शुरू की गई है? 2020 में, इसको याद रखना। इसके बाद फिर अगला आता है पशुओं में होने वाले रोग। अब पशुओं में होने वाले रोग कौन कौन से फ्रेंड्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अपने से एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पशुओं में होने वाले रोग में पहला देखिए रानीखेत। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रानीखेत ये किस पशु में या किस एनिमल में यह डिसीज होती है? तो सबसे पहला इसको याद रखना है कि मुर्गी में होती है। आ रहा समझ में? ये कई बार अपने से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रानीखेत किस पशु में बीमारी होती है? तो ये मुर्गी में होती है। ठीक है, फिर इसका कारण क्या है? तो इसका कारण आपको याद रखना है विषाणु से, ये वायरस से होने वाली बीमारी है। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो इसके लक्षण में पहला लक्षण हो जाता है इसमें श्वास विकार, मतलब श्वास की बीमारी उसको हो जाती है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, उसका दम घुटता है। और इसमें मुर्गी को लूज मोशन की प्रॉब्लम होती है। और देखो ये ऐसे ये कंडीशन हो जाती है उसकी, ये बीमार हो जाता है। और ऐसे अगर थोड़े ज़्यादा समय हो गया, 2 दिन 3 दिन, 2 दिन 3 दिन में तो मुर्गी मर जाते हैं। इसमें 2-3 दिन भी नहीं लगते, कभी कभी तो 1 दिन में मर जाते हैं ये। तो ये बहुत भयानक बीमारी है और इससे मुर्गी की डेथ, मृत्यु बहुत जल्दी होती है। तो इसलिए बहुत चर्चा में रहती है फ्रेंड्स ये बीमारी, तो इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब बीमार होते हैं तो ऐसी स्थिति हो जाती है मुर्गी की। ठीक है ना। इसके बाद फिर आगे देखिए अगली बीमारी का नाम है गलघोटू। अब यह गलघोटू किस में होती है? यहां से पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि गलघोटू किस पशु से संबंधित बीमारी है। तो आपको याद रखना है गाय या भैंस से संबंधित। ठीक है, फिर इसका कारण क्या है, किससे होती है ये? तो आपको याद रखना है जीवाणु से होती है। फिर इसके लक्षण क्या है? तो इसके लक्षण होते हैं बुखार आना, श्वास विकार में। अब बुखार आएगा, उनका शरीर गर्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब ये पशु बीमार होते हैं, जैसे गाय भैंस जब बीमार होगी तो उनकी स्थिति ऐसे हो जाती है। देखो ये बीमार अवस्था की फोटो उसकी। तो यहाँ पर इसको बुखार आ जाएगा, श्वास लेने में तकलीफ होगी। क्यों श्वास लेने में तकलीफ होगी? क्योंकि जब ये गलघोटू रोग होता है तो यहाँ पर उनके गले में सूजन आने लगती है तेजी से, और सूजन जब तेजी से आएगी तो उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसके कारण कुछ समय बाद उनकी डेथ भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद फिर अगले डिसीज का नाम है, अगला रोग है जहरवाद। इसे जहरवाद को ब्लैक क्वार्टर के नाम से भी जानते हैं। अब इस ब्लैक क्वार्टर या जहरवाद में क्या होता है? तो इसमें कौन कौन से पशु इससे ग्रसित होते हैं? तो इसमें है गाय, भैंस और भेड़, ये पशु इससे प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस रोग में क्या होता है, तो इसमें अपन देखते हैं कि जब ये बीमारी होती है तो कौन से वायरस से होगी? पहला तो आपको याद रखना है जीवाणु से। इसके बाद फिर इसके लक्षण क्या है?
तो बुखार आना, उनको ज्वर का मतलब क्या होता है, बुखार आना। इसके बाद फिर सूजन होना, दर्द होना, और इसके बाद लंगड़ापन होना, ठीक है, लंगड़ापन होना और पैर काला पड़ना। तो जब ये बीमारी होती है जहरवाद, जिसको ब्लैक क्वार्टर कहते हैं, तो इन पशुओं के पैर या शरीर पर त्वचा काली हो जाती है, और त्वचा काली होने के बाद में उनकी त्वचा फटती है। यहाँ पर देखो आप, जब त्वचा काली हो जाएगी, काली होने के बाद में उनकी ये त्वचा से फट जाती है, पूरी फट जाती है। फिर उनको तेजी से बुखार आता है और लंगड़े लंगड़े चलने लगते हैं, और अगर यह बीमारी थोड़े ज्यादा समय तक रहे तो उनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो ये भी खतरनाक बीमारी है पशुओं के लिए, तो इसको याद रखना। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जहरवाद ये किन पशुओं में होने वाली बीमारी है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि गाय, भैंस और भेड़ में ये बीमारी होती है। फिर पूछेगा कि इसका कारण क्या है, तो जीवाणु से होने वाली बीमारी है। फिर पूछेगा कि इसके लक्षण क्या है, तो लक्षण ये सब मैंने आपको बताया कि जैसे वो लंगड़े चलेंगे, बुखार आएगा, इसके बाद फिर उनको दर्द होगा, पैर काला पड़ जाएगा, ठीक है, ये सब उसमें इनके लक्षण होते हैं इस बीमारी में। इसके बाद फिर आगे देखिए एंथ्रेक्स। अब एंथ्रेक्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एंथ्रेक्स किस पशुओं में होने वाली बीमारी है। तो सबसे पहला है कि एंथ्रेक्स रोग भेड़ में भी होता है, बकरी में भी होता है, घोड़े में भी होता है, और हमारी मवेशियां जितनी भी हैं, तो इन मवेशियों में और इन पशुओं में होने वाला रोग है ये। फिर इसके बाद में इसका कारण क्या है, किस जीव से होता है, तो इसमें ध्यान रखना जीवाणु से। तो ये बैक्टीरिया से या जीवाणु से होने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है, तो इसमें पशुओं को बुखार आता है तेजी से, फिर दर्द होता है, इसके बाद फिर त्वचा पर छाले होने लगते हैं, किसमें, एंथ्रेक्स में। तो अब देखो यहाँ पर अपन देख रहे हैं, ये देखिए इसमें ये पशु है, ये गाय है, ये सब ऐसे बीमार हो जाती है। इसके बाद में इनकी त्वचा पर बाहरी भाग पर बड़े बड़े फफोले जैसे छाले हो जाते हैं, इनको तेजी से बुखार आएगा, और इसके बाद में इनको दर्द होगा और त्वचा पर बड़े बड़े छाले होने लगते हैं। ये इस बीमारी में होता है, एंथ्रेक्स में, और समय पर इनका इलाज ना हो तो इनकी भी डेथ हो जाती है। इसलिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने इनके लिए गौ एम्बुलेंस सेवा शुरू करवाई है, जो कहाँ से शुरू हुई है, सबसे पहले खरगोन में। इसके बाद फिर ध्यान रखना अगला जाता है खुरपका। अगला रोग है खुरपका या मुंहपका। अब ये खुरपका, मुंहपका, ये कौन कौन से जंतुओं में होता है, तो ये सुअर में होता है, भेड़ में होता है, इसके बाद फिर बकरी में होता है, गाय में होता है, भैंस में होता है। होता किससे है, तो ये वायरस से होने वाली बीमारी है, विषाणु से बीमारी होती है, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है उनको, तो मुंह में और पैर में छाले होने लगते हैं, किसको, पशुओं को। तो यहाँ पर देखिए एक फोटो हम आपको बता रहे हैं, जैसे गाय की फोटो है ना, तो ये गाय के मुंह में देखिए यहाँ पर ये बड़े बड़े छाले हो गई है, ये ऐसे छाले होते हैं, और ये जब छाले होते हैं तो उनके मुंह में तकलीफ होती है, उनके मुंह में दर्द होता है और बुखार आ जाएगा उनको, और अगर समय पर इलाज ना हो तो इसमें भी उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि जब उनको मुंह में छाले होंगे तो मुंह में तकलीफ होगी, खाने पीने में प्रॉब्लम होगी, और कुछ समय के बाद फिर उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद फिर अगला जाता है लंपी रोग। लंपी रोग कौन कौन से पशुओं में होने वाला रोग है, तो ये भैंस में और गाय में यह बीमारी होती है, और इसका कारण क्या है, तो ये वायरस से होने वाली बीमारी है, विषाणु से होने वाली बीमारी है। इसके लक्षण क्या होते हैं, तो इसमें त्वचा पर बड़ी बड़ी गांठें हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आपको फोटो दिखाते हैं, ये देखिए ये पशु है, और देखो ये पशुओं के त्वचा पर, ये देखो स्किन पर बड़ी बड़ी ऐसे गांठें होती है ना, ये ऐसे गांठें हो जाती है उसकी, ये बड़ी बड़ी गांठें हो जाती है, फिर पकती है, फूटती है, और उनका शरीर पूरा खराब होने लगता है। ऐसे रोग को कहा जाता है लंपी रोग। तो फ्रेंड्स इसको याद रखना, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला जाता है पशु से संबंधित योजनाएं। तो पशु से संबंधित योजनाएं देखिए, तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार जैसे इंसानों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाती है, ऐसे हमारी मध्य प्रदेश सरकार पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, उनकी संख्या में बढ़ोतरी के लिए समय समय पर पशु कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, ठीक है, ताकि पशु भी सुरक्षित रहे। अब पहला देखिए इसमें नंदीशाला योजना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने नंदीशाला योजना शुरू की है, बताइए यह किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है गौवंश की नस्ल में सुधार के लिए यह योजना शुरू की गई है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नंदीशाला योजना निम्नलिखित में से शुरू की गई है, पहला गाय के लिए, नंबर 2 भैंस के लिए, नंबर 3 बकरी की नस्ल में सुधार के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या बताना है, गौवंश की नस्ल में सुधार के लिए यह योजना शुरू की गई है, ठीक है। इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या,
इसके बाद फिर अगला आ जाता है गोपाल पुरस्कार योजना। अब ये गोपाल पुरस्कार योजना किस लिए शुरू की गई फ्रेंड्स, तो ये हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। तो इसमें राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर जो पशुपालक होता है उसे इनाम दिया जाता है, उसे पुरस्कार दिया जाता है। तो जो अच्छे तरीके से इनका पशुपालन करता है, अच्छे तरीके से इनका पालन पोषण करता है, समय पर इलाज करवाता है, ऐसे व्यक्ति को हमारी मध्य प्रदेश सरकार पुरस्कृत करती है, इनको इनाम देती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और विकासखंड स्तर पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसमें जो प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा वो दिया जाएगा 1559 पशुपालकों को यह पुरस्कार दिया जाता है राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और विकासखंड स्तर पर, जिसमें 2 लाख रुपए की राशि, 50,000 रुपए की राशि और 10,000 रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गोपाल पुरस्कार योजना ये किसके लिए शुरू की गई है, तो पशुपालकों को इसमें पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये इसमें आप लोग याद रखना। इसके बाद फिर अगली योजना आ जाती है मैत्री योजना। यह हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने 2015 में शुरू की है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो पशुपालक होते हैं या गौवंश पालक होते हैं, मतलब गाय को पालने वाले जो लोग होते हैं उनको गौवंश पालक कहा जाता है। तो इन गौवंश पालकों को हमारी सरकार की ओर से मुफ्त में या फ्री में प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगली योजना आ जाती है जलदीप योजना। जलदीप योजना हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने 2007 में शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य मछुआरों को प्रशिक्षण देना। तो जो मछली पालने वाले लोग होते हैं उनको इसमें ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद में संरक्षण करने संबंधी उनको सारी बातें बताई जाती है। इसके बाद में यह योजना हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ से शुरू की गई, तो इंदिरा सागर बांध से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने जो जलदीप योजना शुरू की है ये कब शुरू की थी, तो 2007 में शुरू की थी। कहाँ से शुरू की थी, तो ये इंदिरा सागर बांध से इसको शुरू किया था। इसके बाद फिर अगली योजना आती है ई वेट योजना। अभी ई वेट योजना में क्या है, तो इसमें ध्यान रखना कि जो दूर दराज क्षेत्र होते हैं, दूर दूर तक, जैसे मान लीजिए कि शहर से दूर कोई सा गांव है, अब वहां पर पशुओं की तबीयत खराब हो जाती है, तो पशुओं को ठीक करने के लिए, उनको इलाज, उनको चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए हमारी सरकार ने इस योजना को शुरू किया है, जिसका नाम है ई वेट योजना। तो जहां जहां दूर दूर तक गांव होते हैं उन गांवों तक पशुओं को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है, ये हमारी मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है, ये इस योजना का उद्देश्य है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ई वेट योजना में क्या होता है या ई वेट योजना किससे संबंधित है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो दूर दराज क्षेत्र में गांव होते हैं उन दूर दराज गांव में पशुओं को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना है, ये इस योजना का उद्देश्य है। इसके बाद फिर अगली योजना आ जाती है आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना। तो इसको आपको ध्यान रखना है, आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना को। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसमें जो छोटे छोटे किसान होते हैं जिनके पास 1 एकड़ जमीन होती है, तो जिन किसानों के पास 1 एकड़ जमीन होगी, ऐसे किसानों को, ऐसे कृषकों को हमारी मध्य प्रदेश सरकार 5 पशु प्रदान करेगी। उनको 5 पशु प्रदान किए जाएंगे ताकि यह छोटा किसान जिसके पास 1 एकड़ जमीन होती है, यह किसान पशु को पाले और पालने के बाद में उससे, उन पशुओं से इस किसान को आय प्राप्त हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर ये पशुओं का टॉपिक समाप्त हो जाता है। तो इसको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, और इन योजनाओं को जरूर याद रखना। और उसके बाद जो रोग का टॉपिक है, तो रोग का टॉपिक, और इसके बाद में पशुओं की प्रजातियों का टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना फ्रेंड्स। तो इस प्रकार यहाँ पर पशु धन का टॉपिक हमारा समाप्त हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।